स्टूडेंट्स कैसे हैं आप। आज हम भारत में जो भारत के संदर्भ में आपका नियोजन और सतत पोषण विकास के संदर्भ में जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसके दूसरे वीडियो में बात करते हैं। देखिए, ये है हमारा लक्ष्य क्षेत्र नियोजन, टारगेट एरिया प्लानिंग। लक्ष्य क्षेत्र नियोजन क्या है आपका? देखिए, हर क्षेत्र है, नियोजक भी है जो आर्थिक रूप से जो पिछड़ा क्षेत्र है उसके विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं। अब उन योजनाओं से कौन अधिक सफल हो पाती है? किसी क्षेत्र का आर्थिक विकास के लिए वहां का संसाधन होना अति आवश्यक है। अर्थात पहली शर्त क्या है? संसाधन। लेकिन कई बार आप देखते होंगे कि किसी क्षेत्र विशेष में संसाधन होने के बावजूद भी वो क्षेत्र पिछड़े हुए रह जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट, आपका अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, और भारत में बात करते हैं तो आपका उड़ीसा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, जहां संसाधन अधिक होते हुए भी वो क्षेत्र विकास नहीं कर पाए। तो दूसरी चीज है कि जहां आपके संसाधन हैं, संसाधन के साथ साथ हमारे पास में है उन संसाधनों के उपयोग की तकनीक होनी चाहिए। पूंजी होनी चाहिए, गतिशीलता होनी चाहिए, अर्थात ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, तभी उन क्षेत्रों का विकास है वो आपका किया जा सकता है। दूसरी चीज है, जब भारत में आर्थिक नियोजन शुरू हुआ तो उसके साथ साथ बहुत सारी आपकी प्रादेशिक विषमता है कि कोई क्षेत्र अधिक विकसित हुआ, कोई क्षेत्र कम विकसित हुआ, तो आपकी आर्थिक असंतुलन है वो आपका अधिक हुआ। अब इस आर्थिक असंतुलन को कैसे कम किया जाए, उसके लिए सरकार ने बहुत सारी आपके कार्यक्रम शुरू किए गए और हमारा योजना आयोग ने, प्लानिंग कमीशन ने दो कार्यक्रम इसमें शुरू किए। एक है लक्ष्य समूह और एक है लक्ष्य क्षेत्र, टारगेट ग्रुप एंड टारगेट एरिया। टारगेट ग्रुप में क्या है कि आपका कोई क्षेत्र विशेष में जो जनसंख्या है, कोई जनजाति क्षेत्र है, कोई पिछड़ी जनजाति है, उनका विकास करना। और लक्ष्य समूह कि क्षेत्र विशेष में कौन कौन से क्षेत्र हमारे विकसित नहीं है। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं पर्वतीय क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, उनके संदर्भ में है हमारा जो योजना आयोग ने है योजनाएं बनाई। जैसे उस योजना में बात करते हैं पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सूखा संभावी विकास कार्यक्रम, मरु विकास कार्यक्रम, माड़ा कार्यक्रम, आपका लघु सीमांत किसान कार्यक्रम। तो बहुत सारी योजनाएं हैं वो आपकी चलाई गई जिससे हमारा पूरे क्षेत्र का विकास है वो किया जा सके और हमारा जो टारगेट ग्रुप है एंड टारगेट आपका एरिया है उसको पूरी तरह से है वो विकसित किया जा सके। अब उसमें कुछ योजना है आपकी, जैसे दो योजना दे रखी है उसमें बात कर लेते हैं। पहली है हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। और ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई। भारत का 17% एरिया है वो पर्वतीय क्षेत्र है जिसमें 11% लोग हैं वो आपके निवास करते हैं। दूसरी चीज है पर्वतीय क्षेत्र है वहां आपकी स्थिति अलग होती है, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक है, वहां की परिस्थिति है वो आपकी भिन्न तरह की होती है। जो मैदानी क्षेत्र में जो कार्यक्रम होते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में है उससे भिन्न तरह से कार्यक्रम तो बनाए जाते हैं लेकिन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन है वो आपका अलग तरीका से है आपका किया जाता है। दूसरी चीज और है कि आपका ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों को एक राष्ट्रीय समिति बनी
और 1981 में है उसने उन सभी क्षेत्रों को है इस पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम में शामिल करने की अपनी सिफारिश रखी, जो भूमि तल से है 600 मीटर से ऊंचे हैं। अब इसमें जो वर्तमान उत्तराखंड है अर्थात उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिले, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी भारत के, जिसमें पर्वतीय पठारी क्षेत्र हैं आपका हम कहें कार्बी एंगलांग का पठारी क्षेत्र है, मेघालय का पठारी क्षेत्र है, इस तरह के आपके दक्षिण भारत में है नीलगिरी के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं अर्थात तमिलनाडु का जो क्षेत्र है उनको इसके अंतर्गत है शामिल किया गया। अब दूसरी चीज क्या है कि इस कार्यक्रम को जो शामिल करने का जो राष्ट्रीय समिति बनी, उस राष्ट्रीय समिति ने है कुछ सुझाव दिए। और सुझाव क्या दिए कि भाई इसमें जो ये क्षेत्र विशेष जो हम कोई योजना लागू करते हैं उसका जो लाभान्वित है वो केवल आपके प्रभावशाली व्यक्ति ही ना हो, जो बहुत धनाढ़ व्यक्ति हैं या किसी तरह से प्रभावशाली हैं। तो आपकी क्या सिफारिशें क्या क्या थी? पहली सिफारिश थी कि लाभान्वित केवल प्रभावशाली ना हो। दूसरा था कि जो क्षेत्र विशेष में संसाधन है और हमारी स्थानीय प्रतिभा है, बहुत अच्छे अच्छे प्रतिभा है, उनका भी क्या करना, आपका विकास करना। अर्थात दूसरा है स्थानीय संसाधनों व प्रतिभाओं का विकास करना। प्रतिभाओं का विकास करना। अगर स्थानीय संसाधनों का है जहां पर जिस तरह का मिलता है, मान लीजिए कहीं पर आपका हम कृषि संबंधी मान लीजिए प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन किया जाता है, या हम मिनरल की बात करते हैं कहीं लोहे का है तो उसी संबंधी विकास किया जाए। जहां पर कॉपर है तो कॉपर संबंधी विकास है आपका किया जाए। दूसरी चीज है पहाड़ी क्षेत्रों में है जो हमारी कृषि है वो कैसी होती है, जीवन निर्वाह अर्थात अपनी उदरपूर्ति होती है उसे निवेश उन्मुखी बनाना। जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था को निवेश उन्मुखी बनाना। जैसे मान लीजिए तारपीन का तेल का ही एकत्रण करते हैं तो वो आपका खुद की पूर्ति नहीं, उसको व्यावसायिक रूप है वो आपका दिया जाए। फिर है व्यापार में जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनका शोषण ना हो, व्यापार में पिछड़े क्षेत्र पिछड़ों का शोषण ना हो। आप देखिएगा जो बड़े व्यापारी वर्ग हैं वही लाभ अधिक उठा पाते हैं, छोटे व्यवसायी हैं वो लाभ अधिक नहीं उठा पाते हैं। कारण क्या है, क्योंकि उनकी वस्तुओं की डिमांड है वो कम होती है, क्वालिटी है वो क्या होती है आपकी ठीक नहीं होती है। फिर दूसरी चीज है जब हम ये सुधार करेंगे तो इस सुधार का लाभ सभी मजदूरों को मिलना चाहिए। आपने उद्योगों में विकास किया, उद्योगों में प्रॉफिट में वृद्धि हुई, अगर लाभ में वृद्धि हुई है तो लाभ का हस्तांतरण है वो मजदूरों में भी आपका किया जाए। अब दूसरी चीज आपका कि यहाँ पर क्या क्या कार्यक्रम के हैं वो किए जाएं। मैंने कहा यहाँ की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो आपकी अलग अलग है। अब जब अलग अलग है तो पहाड़ी क्षेत्रों में क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं कि यहाँ का पर्यावरण पहली चीज है भंगुर है, फ्रेजाइल है, अर्थात आपका वनों की कटाव करते हैं तो आपका लैंडस्लाइड घटनाएं अधिक होती है, भूकंप की घटनाएं हो जाती हैं, तो वहाँ के पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखा जाए। साथ ही साथ है कि यहाँ पर वनारोपण, बागवानी कृषि, आप देखते होंगे कि पहाड़ी वाले भागों में ही फल
फूलों सब्जी की खेती है वो आपकी अधिक होती है, अर्थात फूल और फलों की खेती, तो बागवानी कृषि को बढ़ावा दिया जाए। और बागवानी में कौन सी रोपण, जो प्लांटेशन फार्मिंग है, जैसे कि आपका हम बात कर रहे हैं, आपका चाय है, कॉफी है, आपका चावल है, ऐसी फसलों का है वो हमारा उत्पादन किया जाए। पशुपालन, और पशुपालन में ये नहीं भेड़ बकरी पर या आपके निर्भर हो, कुक्कुट पालन भी किया जाए। सहकारिता को बढ़ावा दिया जाए। आप देखेंगे पर्वतीय क्षेत्रों में है सहकारी समूह है वो सुदृढ़ पाया जाता है, जैसे बुनकर संघ है, सिलाई संघ है, तो इस तरह के जो संघ है वो आपका बढ़े। ग्रामीण क्षेत्रों में है उद्योगों का विकास किया जाए। उद्योगों का विकास, यदि ये सारी चीजें की जाएंगी, क्योंकि इन क्षेत्रों में है ग्रामीण क्षेत्र में है लोग अधिक रहते हैं, तो ये सारे कार्यक्रम आपके किए जा सकते हैं। फिर है नेक्स्ट आपकी योजना आती है सूखा संभावी विकास कार्यक्रम। ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। सूखा संभावी विकास कार्यक्रम। देखिए ये कार्यक्रम है जहां सूखा पड़ने की संभावना अधिक होती है, और इसको चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष में शुरू किया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया। अब सूखा संभावी क्षेत्र का ये कार्यक्रम है वो शुरू क्यों किया गया, कि हमारा बहुत भूभाग है वो मरुस्थलीय है। आप देखेंगे राजस्थान का 61% भाग है वो मरुस्थलीय है, और उसका प्रसार है आपका गुजरात है, आपका देखेंगे तो आपका हरियाणा और राजस्थान, आपका पंजाब है, उनकी तरफ है वो आपका हो रहा है। तो इसमें है सूखा संभावी क्षेत्र के विकास कार्यक्रम है वो शुरू किया गया, और साथ ही साथ है इसमें बाद में सिविल वर्क भी, सिविल कार्य, सिविल कार्य भी शुरू किए गए। अब सिविल कार्यक्रम में हम बात करते हैं कि जब सिविल कार्य शुरू करेंगे तो उसमें मजदूरों की आवश्यकता क्या होगी, अधिक होगी। सिंचाई परियोजना का विकास किया गया, भूमि विकास का कार्यक्रम है किया गया, ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत अवसंरचना का विकास किया गया, जैसे सड़कों का विकास है, विद्युत का विकास है, आपका पेयजल का विकास है। तो इस तरह के कार्यक्रमों में है वे आपका किया गया। फिर इस पर एक राष्ट्रीय समिति, और राष्ट्रीय समिति ने है इसमें सभी क्षेत्रों के विकास पर है वो आपका जोर दिया गया, और साथ ही साथ बताया गया कि पारिस्थितिक दृष्टि से जो असंतुलन है उस असंतुलन को कम किया जाए, जिसके लिए वृक्षारोपण है एक प्रमुख कार्यक्रम है। दूसरी चीज है जो सूखा सहन करने वाली फसल है उन फसलों को है अधिक से अधिक है इसमें बोया जाए। फिर 1967 में है भारत में सूखा संभावी जिलों की संख्या है वो दर्ज की गई, कितनी थी, 67। और 1972 में भारत में सिंचाई आयोग, आपका इरिगेशन कमीशन ने कि वो क्षेत्र जहां सिंचाई की सुविधा है 30% तक ही होती है उन्हें सूखा संभावी क्षेत्र में शामिल किया गया। अब ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, बहुत भूभाग है मध्य प्रदेश का ऐसा, आपका महाराष्ट्र,
महाराष्ट्र का है, जो हम उसको कहें विदर्भ का क्षेत्र है, वहाँ पर आपका कर्नाटक का पठारी क्षेत्र, आंध्र प्रदेश का पठारी, रायलसीमा, तेलंगाना जो आजकल स्टेट है, तेलंगाना पठारी क्षेत्र, उन सभी क्षेत्रों को है इस सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम में शामिल किया गया, जिसमें कि वहाँ सूखे की संभावना को रोका जाए, लोगों को रोजगार एवं आपका अधिक से अधिक उपलब्ध कराया जाए, ये सारी चीजें आपकी की गई। जनजातीय क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम भी शुरू किया गया, और जनजातीय क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम में हम एक केस स्टडी लेंगे, वो है एक भरमौर का। एक केस स्टडी है, भरमौर। देखिए, हम देखते हैं कि आपका इस तरह से ऊपर जम्मू कश्मीर, इधर हिमाचल प्रदेश, और जो हिमाचल प्रदेश है इसके इस जिले आपका यहाँ पर है एक डिस्ट्रिक्ट है चंबा डिस्ट्रिक्ट, चंबा, और यहाँ पर एक है आपका भरमौर। भरमौर क्षेत्र है जहां पर जो आपका चंबा है, चंबा डिस्ट्रिक्ट की दो तहसील भरमौर व होली। यहां पर दूसरी चीज आती है कि यहां ये जो आपका क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में है, और यहाँ पर प्रमुख जनजाति है वो कौन सी है? गद्दी है, और इनकी जो भाषा है वो कौन सी है? गद्याली है। ये ऐसी जनजाति है जो कि ट्रांसहुमेंस ऋतु प्रवास करती है। ऋतु प्रवास करने का कारण क्या है? पहली चीज है क्या करती है आपकी? ऋतु प्रवास। शीतकाल में है मैदानी क्षेत्रों में, और पर्वत और ग्रीष्म काल में पर्वतीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। दूसरी चीज आती है कि ये आपका इसको विकास कार्यक्रम कब शुरू किए गए? इस जनजाति को है आपका 21 नवंबर 1975 में है आपका अनुसूचित जनजाति एसटी में शामिल किया गया, और जब आपका एसटी में शामिल किया जाएगा तभी इस क्षेत्र में है वो विकास कार्य किया जाएगा। दूसरी चीज है कुछ क्षेत्र की बता दें, भौगोलिक क्षेत्र। यहाँ का क्षेत्रफल 1818 वर्ग किलोमीटर है, जो कि दुर्गम क्षेत्र है, चारों ओर पहाड़ियां हैं, इसके उत्तर में पीर पंजाब, और दक्षिण में है धौलाधर, जो कि रोहतांग दर्रे के पास मिल जाती है। उत्तर में पीर पंजाब, दक्षिण में धौलाधर, और रोहतांग पर्वत के पास मिल जाती है। दूसरी चीज है यहाँ एक नदी है, वो है आपका रावी नदी, और रावी की जो सहायक नदी है बुडील और आपका टुंडेल। रावी और सहायक है कौन सी आपकी? बुडील व टुंडेल। इन नदियों ने गहरे गहरे गौरजों का निर्माण किया है, और जब आपका गहरे गहरे गौरजों का निर्माण किया है तो उस भूभाग को है 4 भागों में बांट दिया है। होली, खड़ी, कुक्ति, आपका
टुंडा है आपका, होली, खड़ी, कुप्ती और टुंडा, इन क्षेत्रों में आपका बांट दिया है। दूसरी चीज है शीतकाल में टेम्परेचर है 4 डिग्री, ग्रीष्मकाल में 18 डिग्री, और शीतकाल में तो है बर्फ कई बार जमी रहती है, अर्थात माइनस में भी टेम्परेचर यहाँ पर पाया जाता है। दूसरी चीज यहाँ की जनसंख्या 2011 में 39,113 थी, और तथा घनत्व 21 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इतना कम क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो आपका भूभाग कैसा है, असमतल है। दूसरी चीज है ये आपका भूभाग है ऐतिहासिक रूप से ही सामाजिक आर्थिक विकास से वंचित रहा है। फिर तक आर्थिक विकास का जो कार्य है यहाँ पर बस कृषि और उससे जुड़ा हुआ क्रिया, वे जुड़ी क्रियाएं क्या है? पशुपालन, और पशुपालन में भी क्या है आपका? भेड़ बकरी। जिससे जीवन निर्वाह की पूर्ति आपकी हो पाती है। दूसरी चीज है कि भाई भरमौर जनजाति के जो विकास की प्रक्रिया है वो कब शुरू होती है? 1970 के दशक में। मैंने कहा था कि भाई इसको जनजाति में कब शामिल किया गया? 1975 में। जब 1975 में है जब इसको शामिल किया गया, तभी इसको विकास की प्रक्रिया है वो आपकी शुरू होगी। इस योजना में इसको शामिल करने का रीजन क्या था? उद्देश्य था कि इनके आर्थिक स्तर को बढ़ाना, साथ ही साथ जो भरमौर है और हिमाचल प्रदेश तथा अन्य राज्यों के साथ जो इसकी असमानता है, विकास स्तर में जो असमानता है, उस असमानता को कम करना। जैसे था हिमाचल प्रदेश और 5 अन्य क्षेत्रों के साथ में है, इसमें क्षेत्र को है। दूसरी चीज और है, एक योजना शुरू की गई और वो थी ITDP, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, अर्थात समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम। जिसमें इसी का नहीं 5 और जनजातियों के विकास का कार्यक्रम भी ये आपका शुरू किया गया। फिर दूसरी चीज है इसी के तहत है TSP योजना, ट्राइबल सब प्लान है वो शुरू किया गया। जनजातीय उप योजना, जनजातीय उप योजना, इसका उद्देश्य क्या होता है? जनजातीय उप योजना छोटे स्तर पर अर्थात गांव स्तर पर, आपका ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर और एक पूरी संपूर्ण प्रक्रिया के स्तर पर है। इसका जो आपका जनजातीय क्षेत्र में है इसका विकास करना। अब दूसरी चीज है जब ये सारी योजना शुरू की गई तो इससे बहुत बड़ा बदलाव आया। बदलाव के रूप में हम बहुत सारी चीज देख सकते हैं। जैसे साक्षरता दर में वृद्धि हुई, जीवन स्तर में सुधार आया, कृषि जो ये पहले आदिम स्थानांतरित कृषि करते थे, ऋतु प्रवास करते थे, उसकी संख्या में कमी आई और उसकी जगह पर व्यावसायिक फसलों का उत्पादन करने लगे, दालों का उत्पादन करने लगे। तो उससे जब ये सारी चीज करेंगे तो बताइए इनकी आर्थिक स्थिति में क्या होगा? सुधार होगा। जब आर्थिक स्थिति में सुधार होगा तो आपकी जो शैक्षिक सुविधाओं में क्या होगी? वृद्धि होगी। उसका एग्जाम्पल जैसे 1971 में यहाँ की महिला साक्षरता 1.88% थी, जो कि 2011 में बढ़कर की है 65%। साथ ही साथ
महिला और पुरुष साक्षरता के अंतराल है वो भी क्या हुआ आपका, कम हुआ। जब ये सारी चीज कम होंगी, जीवन प्रत्याशा में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। और उद्योग रोजगार में है पुरुष और महिलाओं की समान भागीदारी में हुई, जीवन स्तर में सुधार हुआ। कृषि में आधुनिक जो तकनीक का है वो प्रयोग किए जाने लगा। और दूसरी चीज है, पहले ये अधिकांश लोग हैं जो ऋतु प्रवास करते थे वो कम होकर के है मात्र 10% लोग ही ऋतु प्रवास करते हैं। तो ये था लक्ष्य क्षेत्र नियोजन कि हम किसी समूह का, किसी क्षेत्र का यदि हम विकास करना चाहते हैं तो विकास की प्रक्रिया के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं उनको अगर ठीक से क्रियान्वित किया जाता है तो आपका सही विकास हो पाता है, जैसे हम उसको बरमौर के संदर्भ में आपको देखा। ये था आपका इससे संबंधित। अब हम अगले वीडियो में है हम अगली बातें करेंगे, जैसे सतत पोषणीय विकास। धन्यवाद।